जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 के लिए जो आपकी पुस्तक है, इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 5 तक प्रत्येक पाठ के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4 और पाठ 5 तक यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये नई वाली आपकी बुक है जो न्यू सेशन के लिए आपको मिली है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, पाठ 1 मेरी भावना आपको दिया है और इसमें जो आपको प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये आपको प्रश्न दिए गए हैं और जस्ट नीचे रेड कलर में आपको आंसर भी देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको पाठ 1 के बाद में आपको पाठ 1 तो हम कर चुके हैं। देखिए, इसके बाद आपका क्या पाठ 2 जो है इसका भी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। नीचे अगर हम चले तो यहाँ पर आपका पाठ 3, पाठ 4, पाठ 5 यहाँ तक आपको संपूर्ण हल बताया जाएगा। ओके, तो बच्चों पाठ 1 से लेकर पाठ 5 तक जो भी आपको प्रश्न समझ नहीं आ रहा है, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। वीडियो को आगे पीछे कर जिस भी पाठ के उत्तर आप देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं। और जो आपको बुक मिली है उसे भी आप अपने पास रखोगे, उसमें भी नोट करोगे तो और भी लंबे टाइम तक आपको अच्छे से याद रहेगा। चलिए, तो पाठ 1 से हम आपका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 आप देख सकते हैं, हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। अब ऑप्शंस आपको दिए हैं प्रेम, द्रोह, कृतज्ञता और क्रोध। तो प्रश्न क्रमांक 1 के लिए आप सही आंसर में करोगे हृदय में प्रेम का भाव होना चाहिए, मतलब ऑप्शन आ वाला आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया है रस, छंद, अलंकार और संधि। तो बच्चों जो आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, इस प्रश्न में आपको सी वाला ऑप्शन अलंकार सही उत्तर करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इन प्रश्नों में आपसे पूछा है, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप लिखोगे, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार हमें जीवों के प्रति सरल सत्य व्यवहार और सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न के लिए आपका ये आंसर रहेगा। अब चलिए इस प्रश्न को कंप्लीट करने के बाद हम प्रश्न क्रमांक जो आपको 4 दिया है इसे समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको दिया है, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में हमें अलंकार बताना है। देखिए सिंपल से आप लिखोगे, उक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 5 है, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि उस जीवन में अच्छे निंदनाय परोपकार कार्य करना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 5 के बाद में आपका प्रश्न क्रमांक 6 आ जाता है, मेरी भावना कविता में कवि ने किससे दूर रहना चाहता है। इस प्रश्न के आंसर में आप करोगे, मेरी भावना कविता में कवि दुष्ट व निर्दयी लोगों से दूर होना चाहता है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपकी कंप्लीट। इसके बाद में देखिए लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके आ जाते हैं। इन प्रश्नों में आपसे पूछा है, मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, अपने शब्दों में आपको लिखना है। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, मेरी भावना पाठ से हम एक दृढ़ निश्चय नैतिकता जैसे मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं जिसका हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चलिए, तो 7 नंबर के क्वेश्चन के बाद हम आपका सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 8, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। अब इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, इन संसार में हमारा सभी जीवों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार रहना चाहिए। इस पंक्ति के द्वारा कवि यही कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में आप देखोगे प्रश्न क्रमांक आपका 9 आ जाता है। इस प्रश्न में आपको दिया है, रही भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, हे प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी भावना ऐसी हो कि मैं सब के प्रति सरलता और सत्यता का व्यवहार करूं और परोपकार करूं। तो यहाँ तक आप आंसर में करेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 आ जाता है। मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। मेरी भावना कविता में कवि ने दुर्जन क्रूर जनों पर साम्य भाव रखने की बात कही है। तो जो ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 भी यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपके दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। इन प्रश्नों में आपको दिया है मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर में आप क्या करेंगे। मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। कवि प्रतिकूल या अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। चलिए इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। इसे सॉल्व करते हैं। सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखनी है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, देखिए सत्य परोपकार से रिलेटेड एक कहानी है। एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा करता था। चरवाहा बैठे बैठे आसमान देखते हुए कुछ बोल रहा था। इस तरह चरवाहा आसमान में देखते हुए बात किया करता था। यह सब जलपरी देख रही थी। जलपरी उस चरवाहे की यह कोमल स्वभाव पर मोहित हो जाती है और जलपरी उस चरवाहे से अपने मन की बात करती है। तो यहाँ से लेकर के तो बच्चों आपका ये नीचे तक आंसर रहने वाला है। ये भी आप कर लोगे यहाँ तक। इसके बाद में ये नेक्स्ट आपका आ जाता है ये। तो इधर तक आपको सभी लाइंस यहाँ तक कंप्लीट करनी है। अब देखिए बच्चों जो आपका पाठ 1 है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आपका पाठ 2 है दादी की घड़ी। इसे हम सॉल्व करते हैं। इसके भी प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको बताया जाएगा। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। इसकी पार्ट 2 दादी की घड़ी को अब हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। प्रश्न क्रमांक जो आपका 1 है इसमें कहा गया है विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया। वाक्य में रेखांकित शब्दांश है। रेखांकित जो आपका शब्दांश है क्या होगा, निपात आपका है। ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन निपात आपको करेक्ट आंसर में लिख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। जगाने की यह तरकीब दीपू को किसने बताई। ऑप्शंस आपको दिए हैं भैया ने, पापा ने, मम्मी ने और दादी ने। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर में आपका ऑप्शन डी रहेगा, दादी ने। अब हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा। चुपचाप। वाक्य को सही पदक्रम में हमें लिखना है। तो आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा, ये आपका सही क्रम होगा। इंग्लिश में इसे जंबल वर्ड भी कहा जाता है। इन्हें करेक्ट वे में आपको जमाना होता है। जो शब्द आगे पीछे दिए हैं उन्हें आपको सही क्रम में लिखना है। तो तीसरे प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर लोगे जैसे कि अपन यहाँ पर किए हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है दीपू को किसकी बड़ी इच्छा थी। इस प्रश्न में आप आंसर करोगे दीपू आलाम में घड़ी की बड़ी इच्छा थी। वह सोचता था कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें। बच्चों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। देखिए आप वीडियोस देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उनकी भी फुल तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या करते थे, ये आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न में आप करोगे उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते हैं कि पूरे घर में वह सबका लाडला है। उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सभी लोग दीपू को क्यों डांट रहे थे। इसमें आप करोगे सभी लोग दीपू को इसलिए डांट रहे थे क्योंकि घड़ी टूट गई थी। अब इसके बाद में लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो दम साधना का आपका होता है चुप होना। घड़ी के टूट जाने के बाद भैया की डांट से दीपू दम साध गया। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 8। घड़ी कैसे टूट गई थी। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे सारी रात बिस्तर पर इधर उधर चहलकदमी करते समय दीपू की नींद में घड़ी में जोर की किक मार दी थी। घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ से आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। दीपू दीदी और भैया के कौन से कार्य करता था? कोई दो कार्य हमें बताने हैं। तो दो कार्य में आपका क्या क्या आ जाएगा? दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियाँ पहुँचाना। सेकंड में आप करोगे भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता देना। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडला होने के बावजूद भी दीपू खुश क्यों नहीं था? इस प्रश्न के आंसर में आप करोगे दीपू इसलिए खुश नहीं था क्योंकि दिन भर तो उसकी सभी डांट झपट ही सुननी पड़ती थी, हर तरह से बेघर होनी पड़ती थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते थे। चलिए इसके बाद में आपके दीर्घोत्तरीय मतलब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। अब ये जो प्रश्न क्रमांक 11 है, इसमें आपसे कहा है दादी ने अनोखी घड़ी किसे कहा, उसके बारे में दीपू को क्या बताएं। तो बच्चों इस प्रश्न के आंसर में आपको कर लेना है, दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताती हुई दीपू से कहा, भला तकिया भी कहीं बोलता है, असली आराम तो हमारे दिल में होता है, जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12, दादी की घड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना। इसमें आप करोगे दादी की घड़ी पाठ का सारांश है कि जब हम जरूरी किसी कार्य के लिए सुबह जल्दी उठना होता है तो हमारी आंख स्वतः ही नियत समय पर खुल जाती है, हम किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं होती। चलिए इसके बाद में आपका पाठ 3 मेरी वसीयत हम सॉल्व कर लेते हैं। पूर्व की तैयारी के लिए आपको कुछ दिया गया है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी के लिए आपकी पुस्तक, इसके पाठ 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें आपसे पूछा है दीर्घोत्तरीय टाइप बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आपको दिए हैं। गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। पुराने रीति रिवाज, ऑप्शन बी वाला आंसर आपका सही है। सेकंड में आपको दिया है नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग जोड़िए, तो नाकामयाबी में आपका ना उपसर्ग है। अब चलिए देखते हैं आपके लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस। मेरी वसीयत पाठ में नेहरू जी की कौन कौन सी भावना झलकती है, इसके आंसर में आपका होगा। तो चलिए बच्चा यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे क्या जो आपके लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसके आंसर में आपका हो जाएगा मेरी वसीयत पाठ में नेहरू जी की देश प्रेम एकता की भावना झलकती है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर हमें शब्द बनाने हैं कोई दो, तो ना प्लस समझ ना समझ होगा, ना प्लस लायक ना लायक। किसके बदले कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर हमें बताना है। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आप करोगे पाठ के आधार पर प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। अब 5th नंबर के क्वेश्चन के बाद हम सॉल्व करते हैं आपका नेक्स्ट जो दिया है क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आप देख सकते हैं बी उपसर्ग जोड़ करके हमें दो शब्द बनाने हैं, तो बी प्लस ज्ञान आपका विज्ञान बनेगा। एंड नेक्स्ट जो आपको दिया है बी प्लस जे विजय। इसके बाद में आप देख सकते हैं लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? तो ये आप कर लोगे। नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे रस्म समझकर उसमें बन जाना एक धोखा मानते थे, ये आपके आंसर में रहेगा। अब नेहरू जी ने अपनी वसीयत मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की थी, तो इसमें करोगे नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत को उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की जहां भारतीय किसान अपनी जीतोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 9 दिया है अपने जिले की किसी भी नदी की विशेषता पर 3 वाक्य हमें लिखना है। कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जैसे कि मेरे जिले की नदी का नाम बेनगंगा है। बेनगंगा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इस नदी में बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ में किन पंक्तियों से पता चलता है? 3 पंक्तियां हमें लिखनी है, तो ये 3 पंक्तियां आप लिखोगे। मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते देखा, गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। अब इसके बाद में दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। नेहरू जी ने पुराने रीति रस्मों का विरोध क्यों किया? इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे
नेहरू जी ने पुराने रीति रस्मों का विरोध इसलिए किया क्योंकि वह चाहते हैं कि भारत के लोग इन रीति रस्मों की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि यह रस्म हमारे भारत को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इन्हीं दो महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उसके बारे में 5-5 वाक्य हमें लिखने हैं। जैसे कि गांधी जी का जो वास्तविक नाम था, तो जो यहाँ पर एक गांधी जी की पिक्चर आपको कहीं से भी लगा लेनी है। अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो बना भी सकते हैं। और फिर जो 5 वाक्य आपको लिखने हैं वे आप यहाँ से कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ। इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस एवं गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। इनके पिताजी करमचंद गांधी एक दीवान थे। इनकी माताजी पुतलीबाई का धर्म के प्रति काफी झुकाव रहा। तो चलिए बच्चों, ये जो आपका लेसन है कंप्लीट हो जाता है। अब आपका पार्ट 4 2 कविताएं दिए गए हैं, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी भाषा भारती की जो आपकी पुस्तक है, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो पार्ट 4 के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कुछ इस प्रकार से आपको दिया है, धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। अब उपमा अनुप्रास श्लेष और रूपक आपको दिया है, लेकिन धिन धिन धा धमक धमक में आपका अनुप्रास अलंकार है, इसलिए बा वाला ऑप्शन अनुप्रास सही है। फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है? कदम को, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद में अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। दातुर का कंठ खुला से क्या से है? तो वर्षा के आगमन पर कंठ मेंढक जो अपनी आवाज निकालती हुई ध्वनि को यह कहा गया है, दातुर का कंठ खुला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मेघभजी कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो मेघभजी कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, आंसर में आपका होगा। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर का क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी नृत्य करने के लिए जाना जाता है? इसके आंसर में आप करोगे, वर्षा ऋतु में मोर नृत्य करने के लिए जाना जाता है। दामिनी शब्द के 2 पर्यायवाची आपको बताने हैं, तो विद्युत बिजली आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चंस। दोनों कविताओं में आए समान ध्वनि वाले शब्दों को खोजकर लिखना, जैसे खुला धुला, चंदन मंदन, चमक दमक, रीता बीता, बरस तरस। ओके, अब नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप करोगे, वर्षा के मौसम में जब मिट्टी गीली हो जाती है तो उसे मिट्टी की खुशबू आने लगती है, तब वह गीली मिट्टी हरिचंदन के समान लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बादल गुस्से में क्यों लग रहा है? इसमें आप करोगे, बादल में गरजने बिजली के चमकने की ध्वनि से बादल गुस्से में लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ से आ जाता है, टहनी टहनी से कंदुक समझूले कदम पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है। तो जो इस प्रश्न के लिए आंसर आप ये करोगे, ठीक है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक आपका आंसर रहेगा। अब इसके बाद में आपके दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चन से, मेघभजी कविता का सार अपने शब्दों में लिखना है। इस प्रश्न में आप करोगे, प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों की उमड़ घुमड़ एवं उनकी ध्वनि मार्मिक चित्रण किया है। धिन धिन था धमक धमक के साथ बादल गर्जना करने लगे, बादलों में बिजली चमक ली, बादलों की गर्जना हुई, मेंढक ने बोलना शुरू कर दिया। वर्षा ऋतु पर आपको 10 वाक्य लिखने हैं। तो पहला वाला वाक्य जो आप लिखोगे कुछ इस प्रकार से है, वर्षा ऋतु सबसे महत्वपूर्ण ऋतु है। वर्षा ऋतु को ऋतुओं में रानी भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु जुलाई माह में शुरू होती है। मानसून के कारण वर्षा ऋतु में काफ़ी अधिक वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में आसमान साफ व नीले रंग का दिखाई देता है। वर्षा ऋतु में मौसम काफ़ी सुहावना रहता है। वर्षा ऋतु में सभी जगह हरियाली होती है। वर्षा ऋतु में पानी की कमी पूरी हो जाती है। 9th पॉइंट आप लिखोगे, वर्षा ऋतु में पानी इकट्ठा होने से मच्छर पैदा हो जाते हैं और वर्षा ऋतु में बहुत सी बीमारियां होती हैं। चलिए बच्चों, जो आपका पार्ट 4 ही कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में हम आपका पार्ट 5 मध्य प्रदेश का वैभव को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से पूर्व की तैयारी के लिए आपको कुछ निर्देश दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बालाघाट, भोपाल, पन्ना या फिर मंडला।
तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी मंडला है। अंक शब्द का एक अर्थ संख्या है, दूसरा अर्थ हमें बताना है, तो दूसरा जो आपका अर्थ होगा गोद होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में अति लघुत्तरी टाइप की क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? मोक्षदायिनी जो नदी है नर्मदा को कहा गया है अकॉर्डिंग टू योर लेसन, मतलब आपकी पाठ के अनुसार। पाठ में झीलों की नगरी कौन सा शहर है? झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है, द सिटी ऑफ लेक, है ना। तो ये आप कर लोगे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद में सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है, वाक्य से क्रिया शब्दों को छांट करके लिखना है। खेलना और पढ़ना ये आप करोगे। अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अवंतिका को वर्तमान में उज्जैन नाम से जाना जाता है। इसके बाद में लघुत्तरी टाइप की क्वेश्चंस। बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो राई, सीरो, बंधवा और बुंदेली बुंदेली के लोक नृत्य हैं। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां कौन कौन सी है? अब मध्य प्रदेश की जो प्रसिद्ध बोलियां हैं इनमें आपका आएगा बुंदेली, बघेली, निवाड़ी और मालवी मुख्य बोलियां हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो चीतल, सांभर, बारहसिंगा, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, भेड़िया आदि। 10th नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाता है ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ग्वालियर अपनी प्राचीन कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर संगीता के तानसेन और बैजू बावरा में प्रतिस्पर्धा मौजूद है। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है। इसके बाद में देखिए दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है, उनके जिलों के नाम हमें बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया में स्थित है। सेकंड नंबर पर माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है और वन विहार भोपाल में है। मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। यहाँ पर भारत के सभी प्रदेशों में मनाए जाने वाले पारस्परिक तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। अतः सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से समृद्ध मध्य प्रदेश को लघु भारत कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ 1 से लेकर के पाठ 5 तक कक्षा 7 हिंदी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती की जो आपकी पुस्तक है सॉल्व हम कर चुके हैं। अब अगर आप इसके बाद की जो आपके लेसन है उनके उत्तर की वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप वेबसाइट पर जाकर इस बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उन्हें आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।